नमस्कार भैया बहनों। सरस्वती शिक्षा समिति पाली ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज हम कक्षा सप्तमी विषय हिंदी के अंतर्गत पाठ 3 हिमालय की बेटियां के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इस पाठ की विधा है निबंध। हिमालय की बेटियां निबंध के लेखक का नाम है श्री नागार्जुन जी। इनका पूरा नाम है श्री वैद्यनाथ मिश्र। इनका जन्म 30 जून 1911 को हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1998 को हुई थी। इस पाठ के अध्ययन बिंदु के अंतर्गत सर्वप्रथम बिंदु 1 के अंतर्गत हम पाठ का सार पढ़ेंगे, फिर हम शब्दार्थ देखेंगे। इसके बाद पाठ के अभ्यास प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहन को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। कक्षा सप्तमी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 में आज हम पाठ 3 हिमालय की बेटियों के भाग 1 का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत लेखक ने हिमालय और उससे संबंधित जो नदियां निकलती है उन नदियों का वर्णन किया है और प्राकृतिक दृश्यों के बारे में भी बताया है और कहा है कि जिस प्रकार से एक बेटी अपने पिता के घर के आंगन में छोटी होती है तो कई प्रकार की नटखट और चंचलता को दिखाती है और धीरे धीरे जिस प्रकार से बड़ी होती है वैसे वैसे उसका यौवन बढ़ता जाता है। इसी प्रकार से नागार्जुन जी ने भी हिमालय का मानवीकरण किया है। मानवीकरण से तात्पर्य है कि हिमालय एक पर्वत है परंतु उसे यहाँ एक मानव के रूप में बताया है और उसकी बेटियाँ यानी हिमालय से निकलने वाली कई तरह की नदियों के बारे में भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। किस प्रकार वो नदियाँ जब हिमालय से निकलती है तो पतली पतली धारा में एक बालिका के समान दिखाई देती है और धीरे धीरे जब वो अपने विस्तार के साथ मैदानों की तरफ बढ़ती है तो वह एक बालिका के यौवन के समान दिखाई देती है। इस प्रकार लेखक ने हिमालय और नदियों का मानवीकरण किया है और हिमालय को एक पिता के बारे में दर्शाया है तथा नदियों को उसकी बेटियों के बारे में दर्शाया है। इस प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने हिमालय पर्वत एवं उसकी नदियों का मानवीकरण किया है। लेखक कहते हैं कि पहले जब मैंने मैदानों में नदियों को देखा था तो यह बड़ी ही संभ्रांत महिला यानी कुलीन महिला की तरह शांत दिखाई देती थी, परंतु जैसे लेखक को एक बार हिमालय पर जाने का मौका मिला तो उन्होंने वहाँ से नदियों का उद्गम देखा तो वह पहचान गए कि किस प्रकार नदियाँ अपने पिता से जब निकलती हैं तो वह बिल्कुल पतली पतली धारा में दिखाई देती है।
जब वे उनके जल में स्नान करते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे नदी के पानी में जैसे ही वो डुबकी लगाते हैं तो लेखक को लगता है कि वह अपनी माँ, दादी या मामी की गोद में जैसे सुख प्राप्त करते हैं वैसा ही सुख उन्हें इन नदियों के जल में स्नान करने से प्राप्त होता है। इन नदियों की धारा उन्हें बहुत पतली तथा वेग से बहती हुई उछलती कूदती दिखती है। जिस प्रकार से एक बालिका अपने पिता के घर में उछलती कूदती है, उसी तरह से हिमालय से भी जब यह नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलुज निकलती हैं तो एक छोटी बालिका के समान उछलती कूदती दिखाई देती है और खिलखिलाकर लगातार हंसती है। अपना उल्लास और चंचलता को जैसे ही वो मैदानों की तरफ बढ़ती है तो उनकी चंचलता और उल्लास सब गायब हो जाता है और ये इस तरह से लगता है जैसे किसी लड़की को मैं देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है तब भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर होता हूँ, क्योंकि जब ये हिमालय के आसपास होती है तो बहुत इठलाती है, नटखटपना दिखाती है और उल्लास भरे जोश से वो पतली पतली धारा में बहती है। इसी प्रकार लेखक कहते हैं इन नदियों की धारा बिल्कुल पतली होती है। वे हैरान हो गए कि इन नदियों का उल्लास मैदान में जाकर गायब हो जाता है। इन नदियों की चंचलता लीलाओं को उन्होंने बाल लीला का नाम दिया है और यह भी बताया है कि किस प्रकार धीरे धीरे जब ये नदियाँ अपने पिता अर्थात हिमालय से दूर जाती है वैसे वैसे इन्हें कई तरह के जंगल जिसमें कई तरह के पेड़ उन्हें दिखाई देते हैं, जैसे देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, केल आदि जंगलों से उन्हें निकलना होता है। इस प्रकार लेखक ने इस भाग के अंतर्गत हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जैसे गंगा, यमुना, सतलुज आदि का मानवीकरण करके इन्हें हिमालय की बेटियों के रूप में दर्शाया है और यह भी बताया है कि किस प्रकार बेटियां जब छोटी होती हैं और अपने पिता के पास होती है तो वह अपनी चंचलता, नटखटपना, खिलखिलाना, हंसना ये सब बड़े आराम से करती है और इन सभी चीज़ों को लेखक ने इन बेटियों की बाल लीला के रूप में दर्शाया है। इस भाग के शब्दार्थ इस प्रकार से हैं। संभ्रांत अर्थात कुलीन, दूसरा है कौतूहल अर्थात जिज्ञासा यानी किसी चीज को जानने की इच्छा, तीसरा है विस्मय अर्थात आश्चर्य, चौथा है उपत्यकाएं यानी पहाड़ के पास की भूमि, पांचवा है सरसब्ज अर्थात हरा भरा, छठा है सिर धुनता अर्थात पछताना, इस भाग के अभ्यास प्रश्न आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में करने हैं। प्रश्न नंबर 1, हिमालय की बेटियां पाठ कौन सी विधा में लिखा गया है? प्रश्न नंबर 2, हिमालय की बेटियां पाठ के लेखक का नाम क्या है? प्रश्न नंबर 3, मैदानों तक आते आते नदियों का कौन सा रूप गायब
हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, नदियाँ कहाँ अठखेलियाँ करती दिखाई पड़ती हैं? प्रश्न नंबर 5, नदियों की बाल लीला कहाँ दिखाई देती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप सभी भैया बहनों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। धन्यवाद।